से देखो सल्फर का क्या क्या फॉर्मेट है। तो बच्चों मैं इसको लिख रहा हूं कैसे, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ठीक है, तो बच्चों सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, 2। किसी को पता है कौन कौन से होते हैं? एनसीईआरटी किसी ने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा, अच्छी बात। बच्चों एक होता है अल्फा सल्फर, जेई स्टूडेंट, जेई में से कोई नहीं दिख रहा और बाकी स्टूडेंट में? एक होता है बीटा सल्फर। बच्चों जो अल्फा सल्फर होता है ना, अल्फा सल्फर होता है जो, वो होता है रोम्बिक। ये रोम्बिक क्या है, आप सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, मैं लिख देता हूँ, केवल आपको रोम्बिक याद रखना है। बाकी रोम्बिक क्या होता है आप सॉलिड स्टेट चल भी रहा होगा, यूनिट सेल के जो 7 टाइप्स है ना उसमें एक रोम्बिक आता होगा, रोम्बिक मतलब गुजराती में आता होगा, रोम्बिक, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर इसको बोलते हैं। बच्चों ये रोम्बिक, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर। और ये जो बीटा जो सल्फर होता है ना, ये जो बीटा सल्फर है, ये बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक बोलते हैं। अच्छा आपने यूनिट सेल में ये नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ हाँ ठीक है। बच्चों ये कलरलेस होता है। तो बच्चों अल्फा सल्फर एक हो गया, एक बीटा सल्फर हो गया, एक रोम्बिक हो गया, एक मोनोक्लिनिक हो गया। अब कैसे बनाते हैं जरा ध्यान से सुनो, क्या करो ना, ध्यान से सुनना। आप क्या करो ना, आप सॉल्यूशन ऑफ सल्फर बना लो, सल्फर का सॉल्यूशन बना लो। किसमें बना लो भैया? सल्फर का सॉल्यूशन इसमें बना लो, देखो CH2 में। आपने CH2 का नाम सुना ना, CH2, सल्फर का सॉल्यूशन आप CH2 बना लो, बना लिया। आपको पता ना CH2 बताया था नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, हेलो, है ना? हाँ सर। और इसको हीट कर दो। हीट करने के बाद बच्चों इसका इसका इवेपोरेटिंग होगा, इवेपोरेटिंग समझते हो ना? और जैसे इवेपोरेटिंग होगा बच्चों ना, इसी इवेपोरेटिंग से ना आपका अल्फा सल्फर बनता है। समझ नहीं पाया? समझ गए सर। समझ गए? हाँ सर। देखो मैंने बहुत ही सिंपल बताया, श्रेय पटेल जल्दी सामने आओ। हमने क्या बोला कि हम मेरे पास एक सल्फर है, सल्फर, उसमें CH2 सॉल्यूशन में सल्फर ले लिया, उसको हीट कर दिया। हीट करेंगे तो एवेपोरेट होगा ना, एवेपोरेट। ठाकुर नंदन भैया एवेपोरेट का मतलब समझते हो ना? एवेपोरेट जैसे पानी को गर्म करोगे तो उसका वेपर बनेगा, वेपर, है ना? तो उसी से अल्फा सल्फर बनता है। तो सर ये तो अल्फा सल्फर हो गया, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पता ना सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है, ये तो पता ना सल्फर एसिड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। हाँ सर। आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि सर आपने अल्फा सल्फर बना तो लिया, लेकिन ये जो अल्फा और बीटा ये जो दोनों है, इसका क्या मामला? ध्यान से मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक अल्फा सल्फर लिया, अल्फा सल्फर मतलब एसिड। आपको बता दूं कि जो सल्फर होता है एसिड के फॉर्म में होता है, अल्फा सल्फर ले लिया। अब क्या करो ना, इसको हीट करो। मैं यहाँ पर 96 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ। बच्चों अगर आपने टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किया तो यही अल्फा सल्फर ना बीटा सल्फर में बदल जाएगा। बहुत सिंपल सा फंडा, कुछ बिल्कुल कोई नई बात है ही नहीं। मैंने क्या बोला, अल्फा सल्फर मतलब ये जो रोम्बिक है ना, रोम्बिक, ये जो रोम्बिक है जो कि येलो कलर का होता है ना, ये आपके मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, मोनोक्लिनिक, और ये कलरलेस होता है। लेकिन बच्चों यदि आपने टेम्परेचर कम किया ना तो ये दोबारा अल्फा सल्फर में चेंज हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि 96 जो टेम्परेचर है ना, ऐसा कहा जाता है कि 96 डिग्री सेल्सियस पे ना अल्फा और बीटा दोनों पाया जाता है, और 96 से कम अल्फा सल्फर पाया जाता है, और 96 से ज्यादा बीटा सल्फर पाया जाता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाहता हूँ?
हाँ सर हाँ सर याद रखिए टेम्परेचर पूछता है 273 इसमें ऐड कर लेना, हो सकता है केल्विन में पूछे। मैंने क्या बोला जरा बताओ, तभी मैंने पहली लाइन क्या बोला, मैंने पहली लाइन ये बोला कि अगर 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो 96, तो जरा बताओ इसमें क्या होता है, क्या अल्फा एंड बीटा हाँ दो पाएंगे। इसमें दोनों पाया जाता है। हाँ बोथ आर स्टेबल, इसमें मतलब दोनों स्टेबल है, बोथ आर स्टेबल मतलब दोनों पाए जाते हैं। अच्छा दूसरा बता जरा, अगर मैं टेम्परेचर कम करूं तो अल्फा अल्फा सल्फर तो अल्फा सल्फर स्टेबल होता है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बीटा बीटा सल्फर ज्यादा स्टेबल होगा। बच्चों ये जो टेम्परेचर बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा लिखा हुआ है। और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। जरा इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। समझ गया ना? हाँ सर अब जरा मैं कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जरा देखो आप बच्चों, हम सल्फर की बात कर रहे हैं, सल्फर एसिड के फॉर्म में भी पाया जाता है। जो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसा बोला जाता है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्राउन शेप होती है, क्राउन क्राउन शेप। आपने किसी राजा का जो क्राउन देखा ना ऊपर वाला, किसी अच्छा किसी जो कोई मिस वर्ड हो जाता है उसके ऊपर वाला जो क्राउन पहनाया जाता है उसको, कैसे क्राउन बनता? सुनो क्या करना, देखो ऐसे डिजाइन बनाना, 8 सल्फर बनाना, 8 क्राउन ही बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हैप्पी बर्थडे वाला क्राउन बन जाए। जरा मुझे बताइएगा क्या मैं क्राउन बनाने में सफल रहा? हाँ क्या मैंने क्राउन बनाया? हाँ सर क्या सभी कॉर्नर पर सल्फर है? क्या आप ये समझ गए? हाँ सर और बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में है ना? ये क्राउन स्ट्रक्चर होता है। तो अगर कोई पूछे कि एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है तो क्राउन होती है। लेकिन बच्चों सल्फर जो है ना वह S6 के फॉर्म में भी पाया जाता है, S6। तो सर प्रश्न ये कि सर ये S6 के फॉर्म में पाया जाता है तो इसकी क्या स्ट्रक्चर है? मैं जरा इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ। आपने चेयर देखा, चेयर जिसमें दादा लोग बैठते हैं, हाँ तो वो चेयर कैसे होती है? मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों। ये चेयर ऐसे होती है। अच्छा अपना हाँ लास्ट में कहा देना। बस बहुत हुआ, ये चेयर बन गया। गिनते हैं 6 सल्फर है क्या, 1 2 3 4 5 और 6। तो बच्चों इन दोनों में अंतर क्या है? ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये चेयर फॉर्म है। आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा है ना, ये चेयर फॉर्म है। मतलब जो S6 होता है वो चेयर फॉर्म में पाया जाता है, और जो बच्चों एसेट होता है ना, एसेट, वो आपको बच्चों क्राउन शेप में पाया जाता है। मैं आपको एक बात और बता दूं। अच्छा कोई O2 के बारे में बताएगा? O2 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, याद हो, याद करो। MOT जो MOT की कहानी क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता पैरामैग्नेटिक हाँ पैरामैग्नेटिक होता है। तो बच्चों ये पैरामैग्नेटिक है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल सेम वही सीन है ना, पैरामैग्नेटिक। तो मैंने आपको क्या बताया कि सल्फर H2 के फॉर्म में भी पाया जाता है, S6 के फॉर्म में पाया जाता है, एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो सबसे स्टेबल है बच्चों वो H2 के फॉर्म में स्टेबल होता है, बिल्कुल एकदम O2 के जैसे दिखता है, सब जस्ट पैरामैग्नेटिक है ना, सब कुछ सेम। तो इसकी स्ट्रक्चर ले लीजिए। सल्फर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सल्फर का ये सीन है, लेकिन ध्यान रखिएगा सल्फर के बारे में ना। ठीक है, लिख लिया सबने, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया?
हाँ सर। इसको हटाते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने बताया था कि सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स के बाद हम सल्फर के कुछ कंपाउंड्स को डील करने वाले हैं। तो सल्फर के कुछ कंपाउंड्स को डील करना स्टार्ट करते हैं। सल्फर के कुछ कंपाउंड को डील करते हैं, सल्फर के कुछ कंपाउंड। तो बच्चों सल्फर का जो कंपाउंड है ना, इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर, इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वह है SO2। नाम तो सुना ही होगा SO2 का। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। अब मुझे जरा एक बात ध्यान सुनिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों सबसे पहले SO2 के बारे में खास बात सुनिए। SO2 जो होता है ना, वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ब्लीचिंग समझते हैं ना? ब्लीचिंग क्या होता है पता है ना? आपने ब्लीचिंग सुना है ना? ब्लीचिंग मतलब कोई भी ऐसा चीज है जिसके कलर को उड़ाना हो तो ब्लीचिंग एक्शन किया जाता है। बच्चों ब्लीचिंग कई टाइप्स के कंपाउंड करते हैं, H2O2 भी करता है, सबका अलग अलग काम है। तो हम पहले SO2 के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या करता है SO2, जरा देखो। SO2 क्या करता है? ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट। ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कैसे काम करता, सुनो। ये सल्फर है ना, और उसको मैंने पानी में ऐसे घोल दिया। तो जब मैं सल्फर को पानी में घोलता हूँ ना, पानी में, तो ये बनाता है H2SO4। H2SO4 बनाता है, और साथ में बच्चों एक हाइड्रोजन बनाता है। कोई बताएगा इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अभी मैंने कल ही बताया था ऑक्सीजन के नाम पे, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन। तो बच्चों अगर किसी के पास नेसेंट हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रिडक्शन एजेंट होगा। हाँ, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बच्चों ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ना, यही क्या करता है, मान लीजिए कोई आपको किसी चीज का कलर उड़ाना है, मान लीजिए कोई कोई कलर, कोई कंपाउंड है, कोई कलर मैटर है ना, तो यहाँ रख दो, है ना। कोई कलर्ड है यहाँ, कोई कलर्ड मैटर है ना। तो क्या करेगा बच्चों ना, जैसे मेरी बात समझो। जैसे आपके पास SO2 है और किसी भी चीज का कलर उड़ाना है, तो आपने SO2 उसमें डाल दिया, तो आपको ये सब थोड़ा दिखाई देगा कि हाइड्रोजन बनना क्या हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि SO2 में जो जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है ना, वही किसी कलर्ड मैटर के कलर को उड़ाने का काम करता है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि SO2 एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। ये बताना चाहता हूँ। तो बच्चों ये क्या करेगा, इसके कलर को उड़ा देगा, और इसको बच्चों ना इसको कलरलेस में चेंज कर देगा, कलरलेस में। अच्छा एक बात और सुन लीजिए। ये अगर थोड़ा भी इसको दोबारा भी ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, इसको दोबारा ऑक्सीजन मिल गया ना, तो ये दोबारा फिर से उसी में चेंज हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये टेम्पोररी है। टेम्पोररी मतलब ये परमानेंट नहीं है कि अगर दोबारा इसको फिर से ये मिल गया ना, फिर से वो कलर वापस आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले इस हाइड्रोजन को देखा आपने, तो बच्चों इस हाइड्रोजन के कारण आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो ब्लीचिंग वाला काम है वो रिडक्टिव ब्लीचिंग है। क्यों बोल सकते हो ना? ब्लीचिंग तो है, लेकिन कौन सा ब्लीचिंग है? रिडक्टिव ब्लीचिंग है, नेसेंट हाइड्रोजन है ना। दूसरी चीज क्या है कि ये जो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। टेम्पोररी क्यों है? क्योंकि अगर इसको ऑक्सीजन, ये टेम्पोररी ब्लीचिंग होता है। तो दो बातें मैंने बताया SO2 के बारे में कि SO2 एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, और उसकी दो बातें कि ये परमानेंट नहीं, ये टेम्पोररी होता है, और उसका जो ब्लीचिंग एजेंट है वो बच्चों रिडक्टिव कारण होता है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेटिव के कारण होते हैं, है ना। और ब्लीचिंग एजेंट है हमारे पास, फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट ले लिया। हाँ सर। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताइए। ये SO2 है ना, SO2, अगर मैं इस सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन रख दूं और दो ऑक्सीजन पहले से है, तो क्या बन जाएगा? O3। O3 बन जाएगा। और बच्चों आपने O3 में क्या देखा था? O3 में आपने ये देखा था कि उसकी सभी बॉन्ड लेंथ सेम है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस पाया जाता है। आपने बिल्कुल वही देखा था ना। आपने जो O3 में देखा था, मैं बिल्कुल वही सीन बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो बच्चों जो आपने ओजोन में स्ट्रक्चर देखी थी ना, ओजोन में, वो सेम टू सेम स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, बात कह रहा हूँ, लेकिन आपको चूंकि कंफ्यूजन ना हो, आपको याद हो जाए जल्दी से, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब जरा देखो होता क्या, जरा सुनो। पहले ये सल्फर, मान लो मैंने ओजोन कैसे बनाया था, पहले ऐसे बनाया था, और मैंने इसको ऐसे बना दिया था,
भाई बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन था, यही सीन था ना, और क्या था। और हाँ मैंने सर। क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि साहब इसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो मैंने क्या बोला था, इसको सिंगल बॉन्ड बना दो और इस पे प्लस बना दो और इस पे माइनस बना दो। माइनस। मैंने क्या बोला था कि साहब इसकी दूसरी स्ट्रक्चर ही बन सकते, दूसरी स्ट्रक्चर क्या, कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ऐसे बन जाए, बता दो क्या दूसरी स्ट्रक्चर, कि ये ऐसे आ जाए और ये हो गया प्लस और ये माइनस और डबल बॉन्ड ये। तो कितनी स्ट्रक्चर बनी, कि तो सर इसकी दो स्ट्रक्चर बनी, जिसको RS बोलते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, सही है। लेकिन फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मुझे SO2 को समझाना है तो दो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ बनानी पड़ेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड हो सकता है इधर, हो सकता हो। लेकिन तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर एक ही स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ जो इन दोनों को एक्सप्लेन कर ले। मैं अभी ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको रेजोनेंस नहीं पढ़ा जो कि ऑर्गेनिक है ना, इसलिए इसको आपको मैं इस भाषा में समझा रहा हूँ। तो जरा देखो मेरी बात सुनो, तो ये सल्फर है, सही बात है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब डबल बॉन्ड यहाँ भी है और डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो पहले सिंगल बॉन्ड बना देते हैं। और डबल बॉन्ड इधर भी है, तो देखो पार्शियल इधर बना देते हैं और इधर बना देते हैं, दोनों बना देते हैं, क्या दिक्कत, इधर उधर दोनों बना देते हैं। देखो प्लस वाला तो इधर ही है, सल्फर की जगह पे है, लेकिन एक ये माइनस का भी इधर है और एक माइनस इधर भी है, तो बेचारे दोनों को आधा आधा दे देते हैं, क्यों, दोनों सुखी हो जाए। देख रहा हो ना। तो बच्चों ये नीचे वाले इसको बोलते हैं RH, रियल हाइब्रिड। वास्तव में ये स्ट्रक्चर सही है, क्यों, क्योंकि अगर आपको SO2 को एक्सप्लेन करना है तो नीचे वाली स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्या भैया, देखो डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है, माइनस चार्ज मैंने दोनों साइड में दिखा दिया। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन ये है, इसको कराने का पर्पस क्या है, क्वेश्चन ये है कि बच्चों इसमें आपको दो बॉन्ड लेंथ अलग अलग दिखाई देंगे, ये X और ये Y। तो किसी के मन में आंसर आएगा सर Y ज्यादा बड़ा होगा, X छोटा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों आपको फिर वही क्वेश्चन कि यहाँ पे X और Y क्या होंगे, X और Y की बॉन्ड लेंथ क्या होगी बच्चों, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, रेजोनेंस। और सेम क्यों की, देख लो, ये देखो ना, ये देखो सेम तो है ना, समझ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा इसका कोई बॉन्ड ऑर्डर बताएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसको नीचे वाला देख के बताना। अरे यार इसका बॉन्ड ना तो सिंगल है ना तो डबल है, देखो ना, ये आपको ये इसको देखो 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। अच्छा इसका इस पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, बोलो ना। सल्फर के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 बांटेगा, 2 बचेगा, है ना, तो 2 1 3 sp2 ही तो होगा, सोच क्या रहे हो। और इसकी शेप क्या होगी, बेंड शेप होगी, बेंड क्यों होगी, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैंने सब इसमें कंप्लीट कर दिया। तुम लोग भी थोड़ा सा पढ़ के बैठा करो, थोड़ा सा मतलब पुरानी बातें ही पढ़ के बैठा करो। अच्छा SO2 कैसा होगा, ये तो नहीं बताना ना SO2 कैसा होगा, अरे कुछ तो बोलो, क्यों। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने SO2 के एक खास बात आपको बता दी कि भैया जो SO2 होता है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, मैंने बता दिया। टेम्पोररी है ये भी बता दिया। थोड़ा सा हम इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं कि SO2 वास्तव में बनाया कैसे जाता है, क्या देख लीजिए, है ना, प्रिपरेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला तरीका जो आपका सबसे फेवरेट है क्या, कि सल्फर का बर्निंग करा दो, मतलब सल्फर को जला दो, कंबशन। ये देखो SO2 बन गया, ये तो सब जानते हैं ना, आप भी जानते हैं, सल्फर को जलाने पे SO2 बन जाएगा। आपको मैंने एक और बताया था, याद है, मैंने बताया था, अभी अभी बताता हूँ। जब मैंने H2SO4 शुरू किया था एक दिन पहले, तो मैंने बताया था कि सल्फाइड ले लेंगे तो जिसको रोस्टिंग बोलेंगे उससे भी बन जाएगा। खैर दूसरा मेथड सुनो बच्चों, दूसरा मेथड को लैब मेथड बोलते हैं, लैब मेथड। इस लैब मेथड में क्या है कि आप कोई भी सल्फाइड ले लें, SO3-2, कोई भी सल्फाइड ले लें और एसिडिक मीडियम में ले, एसिडिक मीडियम में। तो जैसे बच्चों एसिडिक मीडियम में सल्फाइड लेते हैं तो सबसे पहले ये बनता है H2SO3। ये जो H2SO3 होता है बच्चों, ये दोबारा क्या होता है, जैसे इसको हीट करते हैं ये SO2 और पानी में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है जिसको लैब मेथड बोलते हैं। जरा तीसरा देख लो,
तीसरा मेथड बहुत जल्दी आने वाला, कहाँ आने वाला है, मेटलर्जी में। जब हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा, इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं। क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं आयरन पायराइट। याद है, हम इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट, CuFeS2, आपने 10th में सुना होगा। तो इसको नीचे वाले को बोलते हैं आयरन पायराइट। और कुछ नहीं करना, आयरन पायराइट का रोस्टिंग कराना, मतलब O2 से रिएक्शन कराना है। सर ये रोस्टिंग क्या है, आप चिंता ना करें, मेटलर्जी में समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आयरन पायराइट की रिएक्शन अगर O2 से कराएंगे ना, तो पहले ये आयरन का ऑक्साइड बनता है Fe2O3 और साथ में बगल में SO2 बना लेता है। तो हमने आपको 3 मेथड बता दिए, पहला वाला सिंपल है, दूसरा लैब मेथड है, और तीसरा इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे हम SO2 बनाते हैं। SO2 जिसके दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का है। और ये बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है? अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बच्चा नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और बेसिक होता है। कैसे? सी कार्बन नॉन मेटल है, CO2 एसिडिक, नॉन मेटल है, CO2 एसिडिक। समझ गया ना? एसिडिक बेसिक बहुत सिंपल कंफ्यूजन है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा कुछ मेटल के ऑक्साइड भी बच्चों एसिडिक होते हैं, याद है बताया था, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हाई होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ना, खैर कोई बात नहीं। एक और मेथड आपने सुना होगा क्लास 10th में, क्या है कि कॉपर है ना, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराओ, कंसंट्रेट, डायलूट नहीं, कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेट से जैसे कराओगे बच्चों ना, तो ये कॉपर और सल्फेट मिलेगा, तो क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट, है ना। उसके बाद SO2 बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, और साथ में पानी। तो बच्चों आपको मैंने 4 रिएक्शन बता दिया जिससे SO2 बनाया जाता है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं अब SO2 के बारे में कि SO2 गैस कैसे होता है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फास्ट। इसको हटा देते हैं बच्चों, ये 1 मिनट में कट हो जाएगा ना, तो क्लास ओवर ही है, मतलब नेक्स्ट तो हम लोग मंडे को ही पढ़ेंगे। और टेस्ट हुआ कि नहीं होगा आपको इवनिंग में बता दिया जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का टेस्ट है, जैसे फिजिक्स का, बाकी सब्जेक्ट का, तो आप प्रिपेयर रहे। अब SO2 के बारे में ध्यान सुन लीजिए बच्चों। SO2 सबसे पहले बता दूं कि SO2 बच्चों कलरलेस गैस होता है, कलरलेस, कलरलेस गैस होता है, पहली बात। बच्चों इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट स्मेल, बहुत ही तीक्ष्ण स्मेल होती है, जैसे आप नाक के पास लाएंगे तुरंत हटाना पड़ेगा, पंजेंट, अमोनिया जैसी। लैब में आपने सुना नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या बताऊं, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल होती है। बच्चों ये पानी में सोलुबल है, सोलुबल इन H2O, सोलुबल इन H2O। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, सल्फर खानदान का। इसका एक और नाम होता है, इसका Oil of vitriol. मैंने बताया था, क्या नाम होता है, Oil of vitriol. ऑयल ऑफ विट्रियल। पे सामने रहना, वीडियो क्लोज ना करना। ऑयल ऑफ विट्रियल ये इसका होता है। अब कैसे बनाते हैं जरा देखो, जरा ध्यान सुनना बच्चे। इसका जो प्रिपरेशन है ना, प्रिपरेशन, इसका जो प्रिपरेशन है उसको कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट इसका मेथड है। कैसे बनाया जाता है ध्यान सुनिए। सबसे पहले बच्चों करते क्या है ना, ये 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में ये प्रोसेस है। अच्छा मेरे पढ़ाने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि NCERT बुक जरूर पढ़े, मैं बार बार कह रहा हूँ,
जो भी आपके पास एनसीईआरटी रेफरेंस है वो जरूर पढ़ें प्लीज। चलिए पहला है कि बच्चों आप कोई भी सल्फाइड का ओर ले लें, सल्फाइड का ओर मतलब जिंक सल्फाइड ले लें या सल्फर ले लें, मैंने बताया था ना। और बच्चों उसकी रिएक्शन O2 से करा ऑक्सीजन से, इसको रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग सर, रोस्टिंग मतलब अभी जस्ट मेटलर्जी में टॉपिक आने वाला, रोस्टिंग स्मेल्टिंग है ना, भर्जन प्रगलन ऐसा करके आता है, तो आपने 10th में सुना भी होगा। कोई बात नहीं, मेटलर्जी टॉपिक अभी आने वाला है। तो बच्चों जैसे इसका रोस्टिंग करते हैं ना, तो ये बनाता है SO2 गैस, बनाता है SO2 गैस, और साथ में बच्चों ये आपका जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाता है। मैं यहाँ पे OR भी कर देता हूँ। OR मतलब किसी कंफ्यूज ना हो कि बच्चों यदि आप सल्फर का ना, सल्फर को भी जलाएंगे ना, कंबशन कराएंगे सल्फर को, तभी बच्चों SO2 बन जाता है, SO2 गैस बन जाता है। दोनों प्रोसेस में ऐसा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कोई भी सल्फाइड का ओर लेते हैं, सल्फाइड का ओर लेंगे या बच्चों उसका रोस्टिंग कराएंगे, O2 से रिएक्शन कराएंगे, या सेकेंड स्टेप में ये है कि सल्फर ले लीजिए, सल्फर को की रिएक्शन O2 से करा दिया, तब भी बन जाएगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, जो सेकेंड स्टेप होता है ना, वो होता है कि अब आपका SO2 बन चुका है, अब उस SO2 को ऑक्सीडेशन मतलब O2 से रिएक्शन करा दीजिए। जैसा आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, आपको याद होना चाहिए, ये रिएक्शन हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, याद है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और बच्चों इससे 2SO3 बना था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2SO2 + O2 और 2SO3 ऐसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है बच्चों, पहले मैं प्रेशर लिख देता हूँ। इसका जो प्रेशर होता है वो 2 बार, और टेम्परेचर भी कम होता है, 720 केल्विन ही होता है। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, इसमें जो कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, बताया तो था तुम लोग को, कोई बात नहीं। इसमें कैटलिस्ट V2O5 यूज होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड है। और सबसे पहले हम कोई सल्फाइड और लेंगे, उसका रोस्टिंग कराएंगे या सल्फर का कंबशन कराएंगे, मतलब O2 से रिएक्शन कराएंगे, तो SO2 बनेगा। दोनों में से कोई भी मेथड से आपको SO2 बना लेना। आपने SO2 बना लिया, अब उस SO2 की रिएक्शन एयर से कराना, ऑक्सीडेशन मतलब तो वो SO3 बन जाएगा। और बच्चों तीसरे स्टेप तो बहुत आसान है, याद है मैंने बोला था क्या? जरा एक बार देखो जरा, H2SO4 में SO3 जोड़िए, कितना होगा जरा बताओ? H2O7, इसका नाम क्या है? माश। ओलियम। Olim. याद है नहीं याद आ रहा? हाँ सर। याद आ रहा नहीं याद आ रहा? तुम्हें पता नहीं कैसे याद नहीं रखते यार, बड़ा आश्चर्य की बात है। हाँ सर। बात है। तो बच्चों तीसरा स्टेप ये है कि आपके पास जो SO3 बन गया है, उसमें क्या करिए, H2SO4 मिला दीजिए। पहले से मान लीजिए आपके पास H2SO4 है, आपने उसमें मिला दिया, तो मिलाने के बाद बच्चों ये बन जाता है ओलियम। अच्छा याद है, मैंने एक बार हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था और मैंने ओलियम में पानी डाला था, याद है हाँ सर। बच्चों? जैसे ओलियम में पानी डालेंगे ना, तो 2 मोल H2SO4 का बन जाता है। याद है मैंने H2H2O8 में भी पानी डाला था और मैंने इसमें भी पानी डाला था, आपको ध्यान हो तो बच्चों ये है ओलियम, ये बनाने का तरीका है। ये हो गया अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का तरीका। कृपया इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर। मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आपको अगर याद हो तो मैंने एक बात सिखाई थी। क्या सिखाया था कि अगर कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड हो, आप याद करो, अगर कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड हो उसमें पानी डाल दीजिए, तो बच्चों अगर ये +6 का है, याद आ रहा, +6 का ऑक्सी एसिड बनता है। हेलो, हाँ सर। तो हाँ बच्चों सर। आपके मन में ये डाउट आएगा, सर यहाँ पे आप डायरेक्ट आप पानी डाल के H2SO4 क्यों नहीं बना ले रहे? भाई साहब
आपको यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन करके ओलियम बनाना पड़ रहा है, तो सर डायरेक्ट पानी डाल दीजिए ना, पानी डालने पे देखो ना सर ये +6 का है, तो +6 का ये देखो सर +6 का ऑक्सी एसिड बन जाएगा, हो गया, बन गया। तो बच्चों जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी गई है, क्या लाइन, कि बच्चों ये जो मेथड है ना, ये जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, इस मेथड से जो H2SO4 बनता है वो बहुत ही डेंस होता है, फॉग की टाइप का होता है, फॉग, फॉग समझते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। फॉग होता है बच्चों, और इसलिए इसको ना कंडेंस करना बहुत ही कठिन होता है। कंडेंस मतलब जानते हैं ना, कंडेंस समझते हैं ना? डिफिकल्ट टू कंडेंस। अच्छा, जिनको मान लो प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप अपने जीएसबी बोर्ड से एनसीईआरटी बुक लेके इसको देख लीजिएगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में ये बातें लिखी गई है कि अगर पानी डाल के डायरेक्ट H2SO4 बनाते हैं तो H2SO4 डेंस फॉग होता है, फॉग के टाइप का बहुत डेंस होता है, इसलिए उसको कंडेंस करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए हम इस रास्ते से नहीं जाते। फिर किस रास्ते से जाते हैं? हम क्या करते हैं, उसमें H2SO4 मिलाते हैं, पहले ओलियम बना लेते हैं और फिर ओलियम में पानी डाल के अपना फेवरेट H2SO4 बना लेते हैं। बच्चों ये तरीका है, और नीचे वाली बात ये एनसीईआरटी में लिखी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने कॉन्टेक्ट प्रोसेस का डिटेल आपको बता दिया, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कॉन्टेक्ट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटाएं जल्दी से, फास्ट, इसको हटाते हैं। ये नीचे वाले लाइन पढ़ लीजिएगा जो मैंने लिखा है, डेंस फॉर्म डिफिकल्ट टू कंडेंस, इसका मतलब आप जीएसबी बोर्ड में पढ़ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ। तो बच्चों कॉन्टेक्ट प्रोसेस समझ में आ गया ना? कॉन्टेक्ट प्रोसेस बनाने के 3 मेथड है, 3 तरीकों से कॉन्टेक्ट प्रोसेस किया जाता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाते हैं, कैटलिस्ट का नाम ध्यान रखिएगा, उस कैटलिस्ट का नाम B2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, पेपर में कई बार पूछ चुका है कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, प्रेशर भी केवल 2 बार ही होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज बात करते हैं, इसके क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण सुनिए बच्चों, सबसे पहला गुण ये है कि इससे बच्चों ना प्रिपरेशन ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड। कोई मुझे बताएगा वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब, देखो बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाता हूँ वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज का वेपर, मान लो किसी, जैसे मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास कोई ए है, कोई आपके पास बी है, मान लीजिए लिक्विड ही बात करता हूँ, चलो, तो ये लिक्विड है कोई भी, और ये बी लिक्विड, और फिर आप इसको हीट कर रहे हैं और इसको भी हीट कर रहे हैं, और बच्चों इसका जो वेपर है ना, इसका वेपर जल्दी बन गया, इसका वेपर क्या हो गया, थोड़ा सा जल्दी बन गया, फास्ट बना, और इसका वेपर थोड़ा स्लो बना। भाई हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, वेपर। तो बच्चों जिसका वेपर जल्दी बनेगा ना, वो बोलते हैं साहब ये मोर वोलेटाइल है, मतलब जल्दी से वोलेटाइल हो जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। बच्चों मोर वोलेटाइल का मतलब होता है, मोर वोलेटाइल का मतलब होता है जिसका वेपर जल्दी बन जाए। अच्छा, आप चलो एक सिंपल से क्वेश्चन समझो। जैसे मान लीजिए कि आप सर पे कोई भी ऑयल यूज करते हैं ना, ऑयल यूज करते हैं नहीं करते हैं, सर पे कोई भी ऑयल यूज करते हैं बाहर निकलने से पहले, तो जब आप धूप में जाते हैं तो जब शाम को आते हैं तो ये ऑयल क्या हो जाता है, उसका वेपर बन जाता है ना, वेपर। उसका मतलब क्या हुआ, ऑयल वेपोराइज हो गया, मतलब ऑयल वोलेटाइल है, वोलेटाइल। क्यों, समझ में आ गया ना? वोलेटाइल का मतलब, वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर बन जाता है। हाँ। अब जिसका वेपर जल्दी हाँ बनता सर। है बच्चों, उसको बोलते हैं मोर वोलेटाइल। अब प्रश्न ये कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन मोर वोलेटाइल है, कौन कम वोलेटाइल है? बच्चों बड़ा सिंपल आंसर है, देखो क्या करो ना, एच बॉन्डिंग चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बच्चों जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है ना, कम, अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है वो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा, जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज्यादा वोलेटाइल होगा।
लेकिन बच्चों अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 में बच्चों 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर मैं HF की बात करूं तो यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं HCl की बात करूं, सॉरी, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मेरे कहने मतलब क्या हुआ ना कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है वो कम वोलेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जल्दी से उसका वेपर नहीं बना सकते। लेकिन बच्चों जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है वो जल्दी से वेपर नहीं बनेगा, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। अरे वोलेटाइल का मतलब समझते हो ना, जब आप उसको हीट देंगे तो उसका बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेगा तभी तो उसका वेपर बनेगा। लेकिन मान लीजिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो जल्दी से नहीं वोलेटाइल होगा, उसके बॉन्ड तोड़ने में समय लगेंगे। अगर बॉन्ड तोड़ने में समय लगेंगे बच्चों को जल्दी वोलेटाइल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, देखते हैं और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं जेई के वो वीडियो ऑन कर लें। नहीं तो अगली बार मैं बोलूंगा नहीं, अगली बार मैं आपको बाहर करता हूँ बहुत जल्दी। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, मैं इतना डिटेल पढ़ाता हूँ, ऑन ऑफ मत किया करो, बार बार कह रहा हूँ। चलिए जरा देखो कैसे बनाया जाता है, जरा ध्यान सुनिए। अच्छा, एसिड बनाना हमें, एसिड, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एसिड बनाना जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। जरा देखो कैसे बनाते सब लोग। सबसे पहले कोई मेटल का हैलाइड ले लेते हैं, कोई भी मेटल का हैलाइड ले लेते हैं। अब उसके रिएक्शन बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। याद रखिएगा, कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं। अब जरा देखो, यहाँ पे जो H है ना और यहाँ जो X है, ये तो एसिड बना लेगा, एसिड जो हम बनाना चाहते थे, वोलेटाइल एसिड बना लेगा। भाई इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो ये ज्यादा वोलेटाइल है। एक हाइड्रोजन जैसे HF हो गया, जो भी अभी अभी बताता हूँ, HCl हो गया। इसके बाद बच्चों क्या बचा, देखो जरा, यहाँ से M बचा और यहाँ से बच्चों ये रहा SO4। इसका मतलब M मेटल का SO4 बना। यहाँ पे जो भी मेटल लेंगे बच्चों उसके अकॉर्डिंग SO4 बन जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपने कैल्शियम +2 लिया तो क्या SO4 जोड़ेंगे तो CSO4 बन जाएगा, वो तो हमारे सोच समझ की बात है। अब जैसे यहाँ पे जो X है ना बच्चों, क्या क्या ले सकते हैं, सुनो, यहाँ जो X है, यहाँ जो X है वो क्या क्या ले सकते हैं, F माइनस, Cl माइनस और बच्चों NO3 माइनस। इसमें से X आप ले लीजिए, मेटल कोई भी ले लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपको मोर वोलेटाइल एसिड मिल जाएगा। एक एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मेटल का एक फ्लोराइड है जिसका नाम कैल्शियम फ्लोराइड है। आप उसके रिएक्शन बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 से करा रहे हैं। जरा बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो तो, प्रोडक्ट बोलो। HF आगे यहाँ से CaSO4 HF, हाँ, HF बनेगा और साथ में CSO4 बनेगा। बच्चों आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ये ज्यादा वोलेटाइल एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल आपको एक ही मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो H2SO4 होता है ना, H2SO4 से आप एसिड बना सकते हैं। ऐसा एसिड बना सकते हैं जो कि ज्यादा वोलेटाइल हो, जिसकी वेपर बहुत ही फास्ट बनती है। ये बच्चों पहला इसकी स्क्रीनशॉट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट है फास्ट। अब इसमें एक जरा नोट डाल के देखिए, जरा नोट डाल के, क्या नोट डाल के देखिए बच्चों, ये जो आप HX बना रहे हैं ना, ये जो HX बना रहे हैं, इस HX की जगह पे बच्चों आप HBr HI आप नहीं बना सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर। इसका रीजन क्या भी बता देता हूँ, कैन नॉट बी प्रिपेयर। अब क्यों नहीं बना सकते इसका रीजन अभी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा Br माइनस और यहाँ क्या बनेगा I माइनस। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, ये जो H2SO4 है ना, ये बच्चों ना, ये थोड़ा सा कमजोर, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये बच्चों ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या सुनिएगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है ना, ये वापस रिएक्शन करके ना बच्चों Br2 अगर ब्रोमीन होगा तो Br2 और आयोडीन होगा तो I2 बना लेता है। ये कैसे होगा, अभी आपका ऐसा मिल जाएगा। और जैसे Br2 और I2 बना लेता है बच्चों ना, उसके बाद क्या होता है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों इसी के कारण ये रिएक्शन नहीं होती है। अभी मैंने जो बोला उसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल चिंता ना करें।
जैसे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, मैं भी इसको तुरंत बता भी देता हूँ। बस आपको इतना याद रखना है कि इससे HBr और NHI नहीं बनाया जा सकता। अभी मैं जो उसकी रिएक्शन बता रहा हूँ ना, केमिकल रिएक्शन H2SO4 का एक साथ, तो आपको उसमें ये बातें समझ में आ जाएंगी। बस आप याद रखिएगा, इसमें HBr और NHI नहीं बना सकते। अच्छा, जरा पहले इसकी स्क्रीनशॉट जरा मैं बताऊं कैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट बताता हूँ। इसको हटाते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों का रिडक्शन। दूसरों को रिड्यूस करता है। दूसरों को रिड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिए, मैंने याद है H2O का हाइड्राइड का रिड्यूसिंग एजेंट बताया था। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ध्यान सुनिए। जैसे मान लो बच्चों, मेरे पास HF है, HCl है, HBr है और HI। सबसे पहले बताओ इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कैसे सोचेंगे आप? मैंने बताया था ऑक्सीजन फैमिली, मैंने आपको टेक्निक सिखाया था, याद है? रिद्धि, कैसे बताया था मैंने? बोला तो यार, जो H+ जितना फास्ट रिलीज करता है, देता है, वो एसिड है। तो कैसे पता चलेगा तो कौन कितना फास्ट देगा? मुझे बताओ। यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या है, बहुत बेस्ट है। जब बहुत बेस्ट हो तो यहाँ का बॉन्ड क्या होगा? यहाँ का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ का बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो जल्दी से बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब जल्दी से बॉन्ड टूटेगा नहीं तो जल्दी से अपने H+ को नहीं देगा, मतलब अच्छा एसिड नहीं है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे देखिए आयोडीन की साइज कितनी बड़ी होती है। आपको याद है मैंने बताया था, जहाँ पे जितनी साइज छोटी होगी वहां पे ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होगा, वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। तो ना पढ़ाई करते नहीं हो यार, क्या करते हो, समझ नहीं पा रहे। अभी मैंने ऑक्सीजन फैमिली कुछ दिन, अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया, उसके बाद भी आपको आंसर नहीं मिल रहा। हमने क्या बोला था कि किसी भी फैमिली का जो हाइड्राइड है उसका तरीका वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड का तरीका आपको अच्छे से बता दिया। फिर भी वही क्वेश्चन बार बार कराओ, सर थर्मल स्टेबिलिटी कराओ, थर्मल एसिडिक नेचर कराओ, क्या कराओ क्वेश्चन बार बार? आपको मैंने H2O, H2S, H2SC का पूरा एक बार प्रोसेस समझाया था ना, वही प्रोसेस सब में लगेगा। नहीं समझ पाए बच्चों? यहाँ पे आयोडीन की साइज क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर आयोडीन की साइज ज्यादा है तो ओवरलैपिंग क्या होगी दोनों के बीच में? बहुत ही पुअर होगी। अब पुअर होगी तो बॉन्ड क्या होगा? बहुत ही वीक। तो जब बॉन्ड वीक होगा तो मुझे बताओ, क्या ये जल्दी से अपने H+ को दे देगा, फायर करेगा? हाँ। तो अच्छा एसिड है यार, यही तो मैं बार बार सिखा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहे हैं। ये तरीका मैं सिखा दिया था, एकदम बिल्कुल यही तरीका सब में लगेगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो, ये स्ट्रॉन्ग है, ये एसिडिक नेचर बता दिया मैंने। चलो बताओ, कौन सा बॉन्ड सबसे अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ तो जल्दी से। यही ऑर्डर आएगा। यही ऑर्डर आएगा। थर्मल स्टेबिलिटी का, थर्मल स्टेबिलिटी किसे कहते हैं पता है ना? थर्मल स्टेबिलिटी उसे कहते हैं कि अगर मैं उसको हीट दूं और वो जल्दी से ना टूटे, इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। कैसे यही ऑर्डर आ जाएगा? उल्टा आएगा। क्या तुम लोग आंसर दे रहे हो यार? जिसका बॉन्ड जितना मजबूत होगा, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड जितनी ज्यादा होगी, या जिसमें ओवरलैपिंग जितना अच्छा होगा, वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है यार, कैसे वही ऑर्डर आ जाएगा? तो पढ़ाई करते तो हो नहीं यार। इसमें से किसी किसी लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? अब पटेल अभी ऑक्सीजन फैमिली क्यों नहीं पढ़ा? यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ा? अभी पटेल ऑक्सीजन फैमिली यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़े? सर यूट्यूब से देखना बाकी है अभी वीडियो। क्यों बाकी है? मतलब बार बार मैं सिखाऊं तब थर्मल स्टेबिलिटी बार बार सिखाऊं, टाइम वेस्ट करूं मैं? नहीं, बार बार थर्मल नहीं स्टेबिलिटी सर, नहीं, बार बार सिखाऊं मैं? क्या कर रहे हो यार तुम लोग, समझ नहीं पा रहा हूँ यार।
तुम लोग को जितना घोल घोल के पिला वही हाल है, बार बार वही हाल है, सेम टू सेम। मतलब ऑक्सीजन फैमिली में मैंने एक एक चीज एकदम बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि साइज साहब दोनों की साइज अगर छोटी होगी तो उसमें ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होगा, उनका बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, उनकी तो बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये मैंने कितनी बार सिखा दिया। और सर एसिडिक नेचर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने ये भी सिखा दिया। मैंने बोला देखो ये हाइड्राइड है, ये क्या है, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड ये कहाँ आने वाला है, ये जस्ट अगले टॉपिक में आने वाला जिसका नाम है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली में हाइड्राइड के ये क्वेश्चन आने वाले हैं, दोबारा आएंगे, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। उसमें क्या आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कौन सा अच्छा एसिडिक नेचर शो करता है, कौन किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, कौन सा ज्यादा ओवरलैपिंग, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके केवल एक ही तरीका, केवल एक तरीका जो मैंने सिखा दिया बस, क्या कि साहब अगर ओवरलैपिंग उनमें अच्छी होगी तो वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड मजबूत होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, वो उसकी बॉन्ड मजबूत भी होगा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार वही तरीका सिखा रहा हूं तुम लोग को, कोई फायदा नहीं तुम लोग बार बार सिखाने से, पढ़ के तो आते नहीं हो, सब कुछ बोल के दे दिया। अब आज मैं वीडियो डिलीट कर देता हूँ, बताया था मैंने। वीक। बहुत बढ़िया, माइल्ड का मतलब वीक होता है। तो बच्चों H2SO4 जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है माइल्ड। एक बार फिर सब लोग सुन लीजिए, माइल्ड का मतलब होता है वीक, मतलब ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग उसको वास्तव में होना चाहिए, भी उतना नहीं है। अब जरा देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ। अच्छा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा दिव्य, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। बहुत बढ़िया, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद क्या करेगा, रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा। यहाँ पे सल्फर +6 में है, मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पे सल्फर +6 में है, ये खुद H2SO4 आपका SO2 में रिड्यूस होता है, देखो रिड्यूस हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ, आप उसको याद करो, अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था ओजोन वाला। तो बच्चों H2SO4 को हमको हमेशा SO2 में ब्रेक करना है, SO2 में, SO2 मतलब क्यों, क्योंकि ये +4 में जाएगा, देखिए खुद रिड्यूस हो गया ना। अब सुनिए कि करके, कॉपर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, 0 है बच्चों, तो इसको कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा CuSO4 में, ये लो इधर बना देते हैं। बच्चों जिंक को किस में करें, कोई बताएगा, Zn को देख रहे हो या +2 में, Zn को ZnSO4 में +2 में कर देगा, ठीक है ना। बच्चों आपको बता दूं कि Br- और I- इन दोनों को ये Br2 I2 में चेंज कर देता है, Br2 और I2 में चेंज कर देता है, ठीक है ना। बच्चों सल्फर को अगर ये सल्फर मिल गया तो उसको SO2 में चेंज कर देता है, मतलब SO2 पहले से फिर SO2 हो जाएगा। और कार्बन को बच्चों ये CO2 में चेंज कर देता है। लेकिन अगर आपको याद हो, थोड़ा सा नीचे बना दो, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि बच्चों फ्लोरीन और क्लोरीन ये बेचारे खुद एक बहुत वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये बेचारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, हाँ सर। इसको हटा देते हैं। बच्चों आपने सुना है ना कि H2SO4 बहुत बड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब समझाता हूं अभी, ध्यान सुनो। ये क्या करता है ना, ये गलती से यदि किसी के कांटेक्ट में है ना तो वहां से पानी खींच लेता है, मतलब वहां से मॉइस्चर खींच लेता है। मतलब अगर मैं बता दूं कि मान लीजिए कि आप लैब में हैं
और बच्चों लैब में अगर आप हैं तो और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और गलती से कंसंट्रेट H2SO4 आपकी स्किन के कांटेक्ट में आया तो बच्चों वहां से पानी खींच के ना एकदम बिल्कुल उसको ब्लैक कर देगा, तो फ्यूचर के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, वहां की स्किन को ब्लैक कर देगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये वो इसका काम है कि कहीं से भी जाएगा वहां से पानी खींच लाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको ना बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, समझ गया ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब समझ गए, कभी भी नहीं समझे। समझ गए सर। समझ गए सर। डिहाइड्रेटिंग समझ एजेंट का गए। मतलब होता है बच्चों जहां से कोई जाए पानी खींच लाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड में आपने कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया, तो बच्चों यहाँ से ना, यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप पानी निकाल दीजिए, सॉरी हाँ, यहाँ से पानी निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है पानी निकालेगा। पानी का फॉर्मूला देखो क्या नहीं होता, ये देखो पानी निकालना आपको H और OH निकालना है, H और OH निकालना ना, HCOOH। तो बच्चों बोलो क्या बचा, हेलो, CO बचा ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देख, दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ, ये ए पार्ट है बच्चों। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता ना, ऑक्जेलिक एसिड का COOH ट्वाइस। अब इसमें मैंने यहाँ माइनस H2 कर देता हूँ, H2 बाहर निकल गया बच्चों। इसमें बिल्कुल मैंने कंसंट्रेट H2SO4 यूज किया, बोलो क्या बनेगा, बोलो भैया। सुनो, एक से बच्चों H निकाल दो और एक से OH निकाल दो, ये बॉन्ड तोड़ दो, बोलो क्या बना, एक तो CO और एक COO। C नहीं, CO2। CO क्या होता है जी, हाँ CO क्या होता है भैया। तीसरा C, इसका नाम देखता हूँ कौन बताता है, इसका नाम बोलिए, इसका नाम देखता हूँ कौन बताता है। ये एनसीईआरटी में है, C12H22OL। ये इसका नाम क्या है बताइए, सुक्रोज। सुक्रोज। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान सुनिएगा। ये जो मैं तीसरी रिएक्शन बताने जा रहा हूँ ना, ये तीसरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि आपने सुक्रोज में कंसंट्रेट H2SO4 का यूज किया, यदि आपने सुक्रोज में कंसंट्रेट H2SO4 का यूज किया बच्चों, तो ये कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, इस सुक्रोज से ना पूरा पानी निकाल देता है। तो बच्चों कितने पानी निकालना, सुनो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है गिनो, यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है ना, इसका मतलब यहाँ पे कितने पानी निकलेगा सर, 11H2 निकाल दो, बोलो क्या बचेगा, कौन बताएगा। यहाँ से 11H2 निकाल दो, बोलो क्या बचेगा, बोलो तो सही। C12। हाँ कार्बन बचेगा, 12 कार्बन बचेंगे 12C। बच्चों। बिल्कुल काला हो जाएगा, इसको बोलते हैं ब्लैक मास। और ये जो रिएक्शन आप कर रहे हो ना, ये जो रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है चेयरिंग ऑफ शुगर। चेयरिंग ऑफ शुगर, ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है ना। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिव्य ध्यान से पढ़ना और स्कूल खुलने से पहले सब कंप्लीट कर लेना। हाँ सर, नोट्स कंप्लीट है। हाँ नोट्स कंप्लीट है ना, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों आपको मैंने कंसंट्रेट H2SO4 की जो प्रॉपर्टी थी मैंने बता दिया। अब मैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, है ना। कंसंट्रेट H2SO4 के बारे में मैंने बता दिया, डाइल्यूट H2SO4 की जो प्रॉपर्टी है मैं आपको कुछ समझा दूं, जरा देख लीजिए। मैं जो प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है डाइल्यूट का, मतलब डाइल्यूट के कुछ गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, देख लीजिए क्या करता है। सबसे पहला सुनिए, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है बच्चों, जिंक Zn है,
तो उस Zn में आप क्या करिए, डायलूट H2SO4 मिला दीजिए जिंक में। जैसे आप डायलूट H2SO4 मिलाएंगे ना, आपको पता है ना मेटल में एसिड, जैसे मेरी बात सुनो, जैसे आप डायलूट H2SO4 मिलाएंगे ना, तो बच्चों ये जिंक और सल्फेट अलग होंगे, बनाएंगे ZnSO4 और साथ में H2 गैस रिलीज होगा। ये पहला हो गया, है ना, याद रखिएगा, ये डायलूट H2SO4 की बात कर रहा हूं मैं। जरा दूसरा देखिए, सेकेंड वाला। सेकेंड क्या है, अगर आप S-2 ले रहे हैं जिसका नाम सल्फाइड है, अगर आप SO3-2 जिसका नाम सल्फाइड है, अगर आप CO3-2 ले रहे हैं जिसका नाम कार्बोनेट है, हम तीनों की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर इन तीनों की रिएक्शन, तीनों में से किसी की रिएक्शन डायलूट H2SO4 से कराते हैं ना बच्चों, तो बच्चों जो भी बनेगा प्रोडक्ट वो गैस बनेगा। तीनों के रिस्पेक्ट में जो भी गैस है वो प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, देखिए, अगर आप S लेते हैं, अगर आप S लेते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा H2S सल्फाइड। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। अगर आप SO3 लेते हैं तो प्रोडक्ट जो गैस बनेगा SO2 गैस बनेगा, ये भी गैस ही है, एरो ऊपर दिखा देता हूँ। और जो CO3 लेते हैं तो बच्चों आपको CO2 गैस बनेगा। आप देख लीजिए तीनों में गैस बन रहा है, तीनों में आपका ऐसे गैस बन जाएगा ऐसे। अगर तीनों के बारे में ध्यान से सुनिए, जैसे जो H2S होता है बच्चों, H2S वो उसकी जो स्मेल होती है ना, रोटेन, रोटेन, रोटेन का मतलब क्या होता है, रोटेन का मतलब सड़ा हुआ, सड़ा हुआ। सड़ा रोटेन हुआ एक एग के स्मेल जैसे होती है। एग, एग जानते हो ना, अंडा, अंडा जब सड़ जाता है ना, जो उसका जो स्मेल आता है हाँ। एकदम सेम टू सेम H2S का आता है। अच्छा भैया, तुमको पता है कैसे स्मेल होती है? हाँ बोल रहा हूँ, क्या हो? नहीं सर, मैंने आगे पढ़ा हुआ है इसलिए। अच्छा, ये जो SO2 होता है ना बच्चों, उसकी जो स्मेल होती है ना, उसकी जो स्मेल होती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर मतलब कोई बताएगा? सल्फर को जलाने पर जो स्मेल आती है वो। सल्फर को जलाने से जो हाँ, तो कैसे आती है सल्फर को जलाने पे, जरा बताना मुझे, सल्फर को जलाने पे कैसे स्मेल आती है? वो मालूम नहीं। वो मालूम नहीं तो मैं बताऊं, दिवाली में कभी पटाखा जलाया हो दिवाली में? हाँ हाँ सर। सर। तो उसकी स्मेल तो लिए होगे ना? हाँ सर। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। खैर, और बच्चों सर जो, अपने आप आ जाती है। हाँ हाँ वही वही, और और जो CO2 होता है ना, CO2 बच्चों, उसकी कोई स्मेल नहीं होती है, वो ऑर्डरलेस होती है। बच्चों इंग्लिश में ना ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस स्मेल नहीं होती है। तो बच्चों तीनों के बारे में बता दिया, तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखिए, तीनों गैस है। मेरे पास सुनिएगा, यहाँ पे कोई भी सल्फाइड लेंगे, डायलूट H2SO4 लेंगे, H2S बन जाए, कोई भी सल्फाइड ले लीजिए, Na2S, कोई भी सल्फाइड बगल में किसी भी सॉल्ट का, SO3 का ले लीजिए। देखिए आपको पता ना, ये सल्फाइड है बगल वाला, ये सल्फाइड है, ये कार्बोनेट है। तीनों का रिएक्शन तीनों में से किसी का रिएक्शन डायलूट H2SO4 से कराते हैं, तो उन्हीं का रिस्पेक्टिव गैस बनता है। गैस का स्मेल याद रखिएगा, ये काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। ले लिए स्क्रीनशॉट? हाँ हाँ सर। सर। तो बच्चों वैसे देखो, मैंने तो अपने हाँ तरीके सर। से, ये समाप्त कर दिया डायलूट H2SO4, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक है SO2, मैं चाहता हूँ कि SO2 आप एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ लें। पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, मैं तो जरूर पढ़ाऊंगा। एक SO2 पढ़ लीजिएगा, एक है जिसका नाम है हाइपो, हाइपो है जिसको बोलते हैं Na2H2O3, ये हाइपो है, और इसको बारे में पढ़ लीजिएगा। वैसे ये रिलेशन समाप्त हो गया है, और हम लोग पढ़ेंगे कल हेलोजन फैमिली, लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो मैं अपने तरीके से आपको हिंट दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑक्सीजन फैमिली बहुत डिटेल से मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ लें। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी लाइन पढ़ के ही आपको नीट या जीएसबी बोर्ड का एग्जाम देना है। मैंने अपने तरीके से तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, अपनी चीजें बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे जो हो सकता है कि छूट सकता है। तो आप यहाँ तक टॉपिक कवर कर लें,
अभी जो अगला टॉपिक है हेलोजन फैमिली, वो तो हम कल शुरू करेंगे। लेकिन यदि अगर SO2 और हाइटू के बारे में आप पढ़े होगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप बोलिएगा, तो मैं कल उसको खुद पढ़ा दूंगा। लेकिन यहाँ तक जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक रिवाइज कर लें, है ना। चलिए, थैंक यू।